विषय की हम चर्चा करने वाले, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता के बाद इतिहास का क्या हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद आगे जो इतिहास में नई चीज़ें निकल के आईं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जितेंद्र राजपूत जी, रामपाल सिंह लोधी जी, RAS नरवरिया जी, उदय सिंह समाज से भी हमारे फौजी भाई लोधी देशपाल सिंह जी और अजीत लोधी, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बारे में। कल हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई थी, उसकी क्या विशेषताएं थी और क्या क्या उसकी उपलब्धियां रहीं। व्यापार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, उसका जो पॉलिटिकल सेटअप था या उसकी जो भौतिक उपलब्धियां थी, उन सब की हमने चर्चा की थी। इंजीनियर BK राज, वेरी गुड इवनिंग। और उसके बाद फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो उस समय की सारी जो उनकी उपलब्धियां और चीज़ें थी वो विलुप्त हो गई थी और फिर उस स्थान को छोड़ करके लोग चले गए और निर्जन शहर बाद में टापू के रूप में तब्दील हो गए। और बाद में जो टीले बन गए थे, इन टीलों की खुदाई हुई और इन टीलों की खुदाई के बाद वहाँ पर 1920 में लगभग जो 4000 साल पहले जो वहाँ बड़ी सभ्यता हुआ करती थी, उनका हमें जानकारी 1920-21 में जाकर के पता चली। पंकज वर्मा जी, शुभरात्रि, इंजीनियर कमलेश सिंह राजपूत, विकास राजपूत, महेंद्र सिंह लोधी, वेरी गुड इवनिंग, सुमेर लोधी, वेरी गुड इवनिंग। तो वो सभ्यता लुप्त हो गई थी और उस सभ्यता के बाद में हमने देखा कि आगे चल कर के जो उस सभ्यता के लोग थे वो वहाँ से चले गए होंगे और उन्होंने दूसरी जगह पर जा कर के छोटे छोटे सेटलमेंट बनाए होंगे। और उसके बाद हमें एक और सभ्यता भारत में दिखाई देती है जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो यही इसी आर्य सभ्यता की हम चर्चा करेंगे। और आर्य सभ्यता को लेकर के, वैदिक सभ्यता को लेकर के लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी स्पष्टताएँ लोगों के दिमाग में नहीं हैं। तो आज हम बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जो काल्पनिक चीज़ें लोगों के दिमाग में है वो हम स्पष्ट करेंगे कि क्या वस्तु इतिहास में हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भारत में इतिहास का विकास आदिमानव से हुआ है, किसी देवी देवता से नहीं हुआ है, किसी काल्पनिक ग्रंथ से या किसी काल्पनिक पुस्तक से नहीं हुआ है। पहला तो हम ये बिंदु स्पष्ट करें। दूसरा, भारत में सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भारत के यहाँ के मूल निवासी थे। उन लोगों ने उस सभ्यता को जन्म दिया और 600 साल रहने के बाद वो सभ्यता अपनी खूबियाँ खो देती है और वहाँ के लोग उन शहरों को छोड़ के चले जाते हैं और एक तरीके से वो सभ्यता का पतन हो जाता है। और उसके कुछ समय बाद एक और नई सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है भारत में, जिसको हम कहते हैं वैदिक या आर्य सभ्यता। बेसिकली वैदिक सभ्यता अपने आप में कोई सिविलाइजेशन होकर के वेदों में प्रतिबिंबित सभ्यता है, यानी वेदों में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर एक चीज़, एक सभ्यता का वहाँ पे संकेत मिलता है। लोधी चंद्रेश नरवरिया, राहुल नागपुरे और लोधी गुरदीन सिंह राजपूत, सुरेंद्र सिंह नरवरिया, आप सभी लोगों का भी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जो वैदिक सभ्यता है इसकी क्या विशेषताएं थी और ये क्या सभ्यता थी। तो सबसे पहले हमने कहा था कि इतिहास को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, ये कौन सा समय था और जिस समय के इतिहास की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है। पहली बात, हमें समय मालूम होना चाहिए। दूसरा, हमें उसके ज्योग्राफिकल एरिया मालूम होना चाहिए कि किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, कहाँ पर ये सभ्यता अस्तित्व में थी, कहाँ पर ये सभ्यता विद्यमान थी। तो सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है ऋग्वैदिक कालीन भारत, अर्थात ऐसा भारत जो ऋग्वेद में दिखाया गया है, जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और दूसरी सभ्यता का जो काल है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, यानी ऋग्वेद के बाद जो बाकी वेद और जो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसमें जो प्रतिबिंबित है उस सभ्यता का समय। और ये जो चीज़ें हैं ये भारत के और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों को मिला करके ये क्षेत्र बनता था। मूलतः आर्य सभ्यता का केंद्र बिंदु था पंजाब दोनों तरफ का, यानी भारत का भी पंजाब और जो आज ही पाकिस्तान में जो पंजाब है वो, ये उस सभ्यता का केंद्र बिंदु था। और उसके बाद जो आरंभिक जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल में इसका केंद्र पंजाब था और बाद में ऋग्वेद के बाद
इनका प्रसार होता गया और ये सभ्यता आगे चल करके गंगा के मैदानों तक पहुंच गई। तो उत्तर वैदिक काल में हमें जो वैदिक सभ्यता है ये गंगा के मैदानों में दिखाई देगी। खास करके आप पांचाल की बात हो या कुरुक्षेत्र की बात हो, हस्तिनापुर, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये सभ्यता में कवर हुए थे। जहाँ तक कालखंड की बात है तो अभी तक जितने भी इतिहासकारों के और जितने भी शोध हुए हैं उन सब शोधों से यह इंगित होता है, लगभग सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि 1500 BC के आसपास से लेकर के 1000 BC तक ऋग्वैदिक में जो लोग दर्शाए गए हैं, जो कल्चर दर्शाई गई है, उसका अस्तित्व रहा होगा लगभग 500 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता उससे लगभग 800-900 साल पहले थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 BC से लेकर के 1750 BC था। और जो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका समय तय किया गया है 1500 BC से लेके 1000 BC। BC हम रिवर्स आते हैं, बिफोर क्राइस्ट का जो समय है BC वो हम उल्टा चल के आते हैं। जैसे पहले 40 लाख ईसा पूर्व, फिर उसके बाद 1 लाख ईसा पूर्व, फिर 50,000 ईसा पूर्व, फिर 10,000 ईसा पूर्व, फिर 5,000 ईसा पूर्व, फिर 2,000 ईसा पूर्व, फिर 1500 ईसा पूर्व, फिर 500 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद 1 ईसा पूर्व, फिर AD आ जाता है। और AD के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2020 ईस्वी AD। तो जो ऋग्वेद है इसका जो समय टाइम पीरियड तय किया गया है वो 1500 से लेके 1000 BC के बीच में है। और जो उत्तर वैदिक कालीन समय है जिसमें ऋग्वेद के अलावा बाकी 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद, शुल्ब सूत्र, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका समय तय किया गया है 1000 BC से लेके 600 ईसा पूर्व तक का। ये समय लगभग मोटे तौर पर स्वीकार किया है इतिहासकारों ने। अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी बताऊं कि आज हम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की बात करेंगे जो ऋग्वेद में है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। जो वेद हैं, ऋग्वेद है चाहे सारे वेद हैं या जो सारे ग्रंथ हैं, बेसिकली इन सारे ग्रंथों को जो सभ्यता में जो चीज़ें हैं वो है 1500 BC से लेकर के 600 BC के बीच में। लेकिन ऋग्वेदों का लेखन का जो कार्य हुआ है वो गुप्त काल में लगभग 300-400 ईस्वी में हुआ है, AD में हुआ है। कुछ और लोग जुड़े हैं हमारे बीच में, राज लोधी हैं, रामकिशन राजपूत जी हैं, BS राजपूत साहब हैं, आप सभी का भी स्वागत है। तो 2 स्पष्ट चीज़ें हैं। अगर ऋग्वैदिक कालीन भारत की आप बात करेंगे तो ऋग्वैदिक कालीन भारत का समय है 1500 BC से लेके 1000 BC का समय। उस समय जो लोग रहते थे, जो क्रियाएं, जो गतिविधियां, जो प्रशासन, जो राज्य व्यवस्था, जो इकोनॉमी चलाते थे, वो उसका समय है एक्चुअल। लेकिन ऋग्वेद और बाकी जो वेद हैं ये बेसिकली गुप्त काल में आकर के लिखे गए हैं 1000 साल बाद। इनका लेखन लगभग 1-1.5 साल बाद हुआ है। तो आप ये समझिए कि आप, अब ये सवाल आता है कि पहले क्या थे, तो इनकी रचना पहले हुई थी और इनको श्रुति भी कहा जाता है। जो वेद है इनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुन करके कंठस्थ करना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से लोग इनको याद करते रहते थे और कंठस्थ करते थे। तो श्रुतियों के रूप माध्यम से वेद और जो सारी चीज़ें थी ये चलती थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इनको लिपिबद्ध या इनका लेखन का कार्य गुप्त काल में आकर के हुआ है। ऋग्वेद है इसको विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। किस दृष्टिकोण से? समय के दृष्टिकोण से कि ऋग्वैदिक कालीन जो चीज़ें थी वो उस ज़माने में थी, लोग बोलते चले आ रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसे अध्ययन करेंगे तो आपको बुद्ध काल के, जो गौतम बुद्ध के समय के जो ग्रंथ हैं वो भारत में सबसे प्राचीन हैं। कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध के बाद बहुत समय बाद गुप्त काल आएगा जिस समय वेदों को लिखा जाएगा। तो उस समय जो वेद हैं वो सारे के सारे वेद जो श्रुतियों के माध्यम से एक दूसरे को लोग कंठस्थ करते थे। आज हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे और ऋग्वेद के समकालीन फारस यानी ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे भारत में ऋग्वेद है उसी प्रकार से ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता। और जिंद अवेस्ता में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन हैं। नाम, देवताओं के बारे में चर्चा है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब सवाल आता है कि आर्य का मतलब क्या है? जो वैदिक सभ्यता में एक तो बात होगी जो वेदों पर आधारित है उसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। दूसरा सवाल है कि ये आर्य क्या है? तो
आर्य बेसिकली वो लोग हैं जो आर्य इंडिकेट करता है दो चीज़ों को। एक तो वो लोग जो आर्य वर्ण को दर्शाता है, कलर को, तो आर्य जो लोग थे वो श्वेत रंग के थे। दूसरा दर्शाता है, आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सुपीरियर। तो दो संदर्भों में इसको ग्रहण किया जाता है, आर्य को श्रेष्ठ और रंग के अर्थ में। ज़्यादातर विद्वानों का और इतिहासकारों का, बेसिकली वेदों के ऊपर सबसे जो ज़्यादा शोध भारत में हुआ है वो किया है जर्मन के विद्वान थे मैक्स मूलर। आपने नाम सुना होगा, मैक्स मूलर जर्मन विद्वान थे। उन्होंने वेदों पर सबसे ज़्यादा शोध किए हैं और उन्होंने ही वेदों की बहुत सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा। बाद में और भी लोगों ने इस पर रिसर्च किए हैं और तमाम नई नई चीज़ें निकल के आई हैं। जो आर्य लोगों के बारे में ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि आर्य भारत में बाहर से आए, क्योंकि फारस के जो ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा हुआ है वो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो संभव ये है कि आर्य लोग मध्य एशिया या यूरोप से कहीं से भारत में आए, अभी तक जो इतिहासकारों का मानना है। और वहाँ से आने के बाद वो पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में बसे और कुछ लोग ईरान में चलेगी, आर्यों की एक शाखा। तो उनके जो मूल शब्द हैं, चाहे जिंद अवेस्ता को पढ़िए चाहे ऋग्वेद को पढ़िए, मूल शब्दों में बहुत सारी समानताएं हैं और जो उनकी कार्य प्रणाली और उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। तो इससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि आर्य जो है, और आर्यों की जो लैंग्वेज ही उसको बोलते हैं भारोपीय भाषा, इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते थे आर्य लोग। तो उन भाषाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि यूरोप के, मध्य यूरोप और मध्य एशिया के कहीं किसी भाग से आर्य जो है भारत में आए और आर्य ईरान इत्यादि जगह पहुँचे। जर्मनी में भी बहुत सारे जो सिंबल्स यूज़ किए जाते थे वो जो हमारी बात की जो आर्य परंपरा है उसके और उसके सिंबल बहुत सारे मिलते जुलते हैं। तो ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि आर्य श्वेत वर्ण के थे, यानी गोरे रंग के थे, और ये यूरोपीय भारोपीय भाषाएं बोलते थे, इंडो आर्यंस लैंग्वेज बोलते थे। और इन लोगों का पहले क्षेत्र पंजाब की जो 5 नदियां हैं उसमें था और धीरे धीरे ये विस्तार करते करते आगे चल करके गंगा द्रोणी में जो गंगा नदी है उसके मैदानों में जा कर के आर्य बस गए और ये सारी चीज़ें आर्यों ने सभ्यता के रूप में यहाँ पे विकसित की। जो परिचर्चा आज हम करने वाले हैं उसका आधार है ऋग्वेद। ऋग्वेद का समय, ऋग्वेद की रचना का समय 1500 BC से लेकर के 1000 BC माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद का लेखन का कार्य गुप्त काल में आकर के पूरा हुआ है। तो आप इस सारी चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट रखें। और अब हम आते हैं कि ऋग्वेद बेसिकली है क्या। तो ऋग्वेद और सारे वेद, चारों वेद पद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, जैसे कविता होती है, कविता के रूप में लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। और इनमें लिखने वाले लोग ऋषि हैं, ऋषियों के इसमें मंत्र हैं। ऋषियों ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस समय की देवताओं की स्तुतियाँ की हैं, उस समय जो इकोनॉमी है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने वहाँ पर दर्शाई हैं। किसने? वेदों के रचयिताओं ने। तो वेदों के बारे में कुछ लोगों को जो भ्रांतियाँ हैं कि वेद ईश्वरीकृत हैं, वेद ईश्वर द्वारा रचित नहीं है, बल्कि वेद ऋषियों और मुनियों के द्वारा रचित हैं और प्रत्येक मंत्र के ऊपर एक ऋषि का नाम लिखा हुआ है। आप अगर किसी को ऋग्वेद चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको, मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है और 2 दिन में आप ऋग्वेद पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। पूरे ऋग्वेद में को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। जैसे चैप्टर आप मान लीजिए, ऐसे ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 भाग हैं, उनको कहा गया मंडल। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, षष्ठम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल, नवम मंडल और दशम मंडल। 10 मंडलों में ऋग्वेद को बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और उन्हीं सूक्तों को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि वेदों में क्या लिखा गया है। खास करके आज हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की जो ये बेसिक विशेषताएं है कि यह ऋषियों के द्वारा उनको कहा गया मंत्र दृष्टा, ऐसे ऋषि जो मंत्र देखते थे, जो मंत्र बोलते थे, ठीक है, उनके द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं आप पढ़ते होंगे, जैसे आप लोग कभी स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल पे लिखा होता होगा
असतो माँ सद्गमय, ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है असतो माँ सद्गमय। आपने देखा होगा गायत्री मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ऋग्वेद में हमें मिलती हैं। उसके अलावा ऋग्वेद में हमें बहुत सारे स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलती है जो मंत्रदृष्टा स्त्रियां थी। जैसे विश्वामित्र का नाम मिलेगा मंत्रदृष्टा ऋषि के रूप में, मधुचंदा, विश्वामित्र, तमाम ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। उसी प्रकार से आप पाएंगे जैसे लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, ये नाम है, आप लोगों को याद करना ज़रूरी नहीं है। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वालों में कवि जो ऋषि जो स्त्रियाँ भी शामिल थी, अर्थात स्त्रियों का भी योगदान है उनकी रचना करने के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है, लतेश जी ने कहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड द जो सॉफ्ट कॉपी है ऋग्वेद की, वो मैं आपको दे दूंगा, 2 दिन में आप पढ़ लेंगे बहुत आराम से। जो वैदिक सभ्यता है या जो आर्य सभ्यता है वो बेसिकली कुछ ग्रंथों पर आधारित है, जिन ग्रंथों के माध्यम से उसके बारे में पता चलता है। तो जैसा मैंने कहा कि आज हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं कि उसमें क्या क्या शामिल है। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता में सबसे पहले आते हैं 4 वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद ये सारे के सारे वेद पद्य शैली में लिखे गए हैं, कविता के रूप में, एक तरीके से श्लोक या मंत्र के रूप में। और उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यानी इन वेदों की व्याख्या को गद्य शैली में लिखा गया है, उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आपके आते हैं आरण्यक, यानी कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे विद्वान लोग जो अरण्य माने वन में जा कर के दार्शनिक और तमाम चीज़ें, यज्ञ करना, ये सब चीज़ें करते थे। रहस्यवाद बेसिकली उसका विषय था, आरण्यक का रहस्यवाद। तो ऐसे ग्रंथों को कहा गया आरण्यक। आरण्यक में बहुत सारे आरण्यक आते हैं। उसके बाद है उपनिषद। भारत में कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं। यह भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जिसके आधार पर वैदिक काल की सभ्यता का निर्धारण किया जाता है। 108 उपनिषद में आपने सुना होगा, बेसिकली उपनिषद क्या है? दार्शनिक व्याख्या है, फिलोसॉफिकल चीज़ें दी हुई हैं उसमें। तो जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जैसे सत्यमेव जयते आपने पढ़ा होगा, कहाँ से मिला है? मुंडकोपनिषद। जो मुंडक उपनिषद है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। तैत्तरीय उपनिषद, इस प्रकार से बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 है उनकी संख्या, और वो दार्शनिक विवेचना करते हैं। उसके बाद वेदांग हैं, सूत्र साहित्य हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, और उसके बाद सूत्र साहित्य, सुल्ब सूत्र, गृह सूत्र, इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? महेंद्र सिंह लोधी, बिल्कुल ऑब्वियसली ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसका कालखंड 1500 BC से लेकर के 1000 BC माना जाता है। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र और आपके जो और काव्य ग्रंथ हैं, इन सबको मिलाकर के वैदिक साहित्य कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में जो जो लिखा है उसके आधार पर ही उस काल की सभ्यता का, उस काल की विशेषताओं के बारे में इतिहासकार अपनी राय, अपना मत जाहिर करते हैं। एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट बता दूँ कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के माध्यम से एक व्यवस्थित सभ्यता, जिसमें नगर हैं, जिसमें सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था है, ऐसा खुदाई के माध्यम से वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं चलता। तमाम स्थानों की खुदाई की गई है, हस्तिनापुर की खुदाई की गई, कुरुक्षेत्र की खुदाई की गई, बहुत सारे स्थानों की खुदाई की गई है, लेकिन वैदिक साहित्य में जो लिखा हुआ है वो कहीं से भी प्रमाणित नहीं करता फिजिकल एविडेंस को, जैसा कि हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इवन जैसे महाभारत कालीन जो चीज़ें महाभारत में लिखी हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव कौरव आपस में लड़े थे, ये जो सारी चीज़ें महाभारत में लिखी गई हैं या और दूसरे पुराणों में लिखी गई हैं, उन सब के फिजिकल एविडेंस खुदाई में अभी तक नहीं मिले हैं। तो इस समय के जो इतिहास है, इस समय के इतिहास का निर्धारण
अभी केवल और केवल उपलब्ध साहित्य के आधार पर होता है। तो जिस प्रकार से हम ठोस रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कह सकते हैं, उस प्रकार से हम ठोस रूप से इन सभ्यताओं के बारे में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके फिजिकल एविडेंस अभी नहीं मिले हैं। बहुत सारी खुदाइयाँ करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि ये सारी चीज़ों के में जो कहानियाँ लिखी गई हैं अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में, वो बेसिकली इतिहास न होकर के कवियों की अपनी जो मानसिक सोच है उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी काल्पनिक चीज़ों को लिखा है। उनका यथार्थ और इतिहास से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक पुष्टि करती हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ों का क्योंकि पुरातत्व के माध्यम से अभी संभव नहीं हो पाया एविडेंस, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की क्या खूबियाँ थी, क्या पहचान थी, तो वो सब हम लोगों को वहाँ एविडेंस मिले हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में क्या विशेषताएं लोगों की, गांव क्या थे, प्रशासन क्या था, उनकी इकोनॉमी क्या थी, लोग क्या करते थे, तो उसके बारे में फिजिकल एविडेंस खुदाई में प्राप्त नहीं हुए हैं। वो सारी की सारी जानकारी जो ऋग्वेद में लिखी गई है, हम उसी को आधार मान करके एक इतिहास की रचना करते हैं कि हाँ ये सब इस समय की चीज़ें रही होंगी। तो कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में हम ठोस रूप से किस सभ्यता के बारे में कह सकते हैं, तो हमारा उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उसके सारे के सारे एविडेंस आज भी 2020 में एज इट इज़ मौजूद है, जिनके आधार पर हम उस हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, तो कुरुक्षेत्र की तमाम खुदाई करने के बावजूद भी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हस्तिनापुर की तमाम खुदाई करने के बाद भी वहाँ से किसी बड़े नगर या बड़े साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी आज तक नहीं मिली है। तो जैसा हमने कहा कि जो हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं, साहित्य में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अतिशयोक्ति और कल्पनाएं होती है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि फिल्मों में एक हीरो है, वो उड़ के जा सकता है, वो 50 लोगों को मार सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो साहित्य पूरे तरीके से इतिहास को प्रतिबिंबित नहीं करता। इतिहास में जब तक हम लोग चीज़ों के एविडेंस ना खोज लें, जब तक उसके बारे में हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध ना हो जाएं, तब तक हम सटीकता के आधार पर सारी बातें नहीं कह सकते। बहरहाल, क्योंकि हमारे अध्ययन का आधार आज ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की मैंने बेसिक आपको जानकारी दी कि ऋग्वेद कुल मिलाकर के सबसे प्राचीन वेद है। इसकी में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की रचनाएं अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई हैं। उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था, क्योंकि 4 या 5 स्त्री जो ऋषि थी उनके भी नाम आते हैं जिन्होंने मंत्रों की रचनाएं की। उसके अलावा पूरे ऋग्वेद को लगभग 10 भागों में बांटा गया, जिनको मंडल कहा जाता है, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। गायत्री मंत्र जैसे अस्तोमा सदुमा जैसे जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं, वो हम लोगों को ऋग्वेद से ही मिलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या था भारत, क्या थी सभ्यता और क्या था उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, इसका समय हमने बता दिया, रचनाकार हमने बता दिया, इनके रचनाकार कौन थे। इसकी सभ्यता का जो आरंभ में केंद्र था वो पंजाब था, और पंजाब के बाद धीरे धीरे गंगा के मैदान। वैदिक सभ्यता में हम लोगों को कई तरह के मृदभांड और बर्तन जरूर मिले हैं, जो इतिहासकारों का मानना है कि ये उस सब काल की सभ्यता से संबंधित है। खास करके PGW पेंटेड ग्रेवेयर्स, चित्रित धूसर मृदभांड, और उसके बाद ब्लैक एंड रेड, काले और लाल मृदभांड। हालांकि ये इतिहास की चीज़ें हैं, आप सब लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इतिहास के शोधार्थी या इतिहास के विद्यार्थी के लिए हैं। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन अगर हम समाज को देखें, तो वहाँ सबसे जो छोटी इकाई थी उसको जो परिवार जैसी छोटी इकाई थी उसको कहते थे हम कुल, और कुल का जो मुखिया होता था उसका नाम था ऋग्वेद में कुलप। सबसे छोटी इकाई थी कुल, और कुल का मुखिया था कुलप। उसके बाद उससे जो बड़ी इकाई थी उसका नाम था ग्राम। ग्राम का जो मुखिया था होता था पूरे ग्राम का, उसका नाम था ग्रामणी। और ग्राम से बड़ी इकाई थी विश का जो मुखिया होता था वो विषयपति, और विष से बड़ी इकाई थी जन का मुखिया कहलाता था राजन। आपने देखा होगा कि संस्कृत में अगर बहुत सारे श्लोक आप पढ़ेंगे तो उसमें बार बार आपको उल्लेख मिलेगा हे राजन,
और इस प्रकार राजन अपने कवियों की बात मानते हैं। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यह कार्य करिए। तो आपको ये राजन शब्द कई बार मिलेगा पौराणिक साहित्य में। तो राजन बेसिकली क्या था कि जो जन नाम की जो इकाई हुआ करती थी, सामाजिक इकाई, उसके जो मुखिया को राजन कहते थे। और उससे जो बड़ी इकाई होती थी ऋग्वेद में, उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र, और राष्ट्र का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था सम्राट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो साहित्यिक फॉर्म में तो हम लोगों को ऋग्वेद में मिलती हैं, लेकिन इनके भौतिक चीज़ें, इनके बारे में क्या वास्तव में ऐसा था, अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सका है। इसलिए कभी कभार वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को हम कहते हैं वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित सभ्यता, यानी जो वेदों में लिखा गया है, पुराणों में, उपनिषदों में, अरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा गया है, उसके आधार पर जो हम सभ्यता के बारे में अपनी राय बनाते हैं, उसके बारे में जो विचार रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत। ये स्पष्ट हुआ होगा। उसके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो राजा हुआ करता था प्रशासन संचालन के लिए, उस राजा का सहयोग करने के लिए पुरोहित और सेनानी नाम के दो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। एक पुरोहित और एक सेनानी। पुरोहित पूजा पाठ और बाकी चीज़ें देखता था, और जो सेनानी था वो रक्षा का कार्य देखता था। ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख आता है, यानी आरंभ में ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। ऋग्वैदिक व्यवस्था में अगर समाज के स्तर पर हम देखें तो सामाजिक समानता नज़र आती है। समाज में बहुत कोई भेदभाव नहीं था। आरंभिक ऋग्वेद बता रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आरंभिक ऋग्वैदिक काल में भेदभाव नहीं था, महिलाओं की शिक्षा की जानकारी भी मिलती है, और छुआछूत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर्दा प्रथा की जानकारी नहीं मिलती है, सती प्रथा की जानकारी नहीं मिलती है, बाल विवाह की जानकारी भी नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर के जो आरंभिक ऋग्वैदिक सभ्यता है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें हम लोगों को अच्छी नज़र आती हैं। मतलब पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, यज्ञ नहीं है, जानवरों की बलि नहीं है, छुआछूत नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को शुरुआती वैदिक जो सभ्यता है उसमें हमें नज़र आती हैं। और वो लोग अपने जो मनोरंजन है उसके लिए नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, पासा, घुड़दौड़, ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में लिखी है कि उनको एंटरटेनमेंट के रूप में वो लोग प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका मेन आधार था पशुपालन, और पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण थी गाय। तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोग थे उनका मुख्य पेशा पशुपालन था, और एक जगह से दूसरी जगह वो कबीलों के रूप में जाते थे। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के बजाय कृषि महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो यहाँ पर वो लोग पशुपालन करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा हड़प्पा सभ्यता में उद्योग और व्यापार महत्वपूर्ण था, उस प्रकार से ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें पशुपालन महत्वपूर्ण था। हालांकि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो खेती भी करते थे, और ख़ास करके जौ का बहुत उल्लेख आया है। जौ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल थी। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग हुआ, यव। जौ के अलावा गेहूँ था, गन्ना, धान, ये सारी फसलों की जानकारी भी हम लोगों को इस समय मिलती है कि ये सारी फसलें वहाँ पे उगाई जाती थी। बैलगाड़ी, रथ से यात्रा करना, नाव से यात्रा करने के उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थी ऋग्वेद के लोगों के जीवन के संचालन के लिए। सभा उच्च सभा होती थी जिसमें केवल बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जैसे कि राज्यसभा, और समिति आम नागरिकों की सभा हुआ करती थी जो विभिन्न मसलों पर अपने निर्णय लिया करती थी। अगर हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म की चर्चा करें तो ऋग्वेद में जो धर्म के बारे में है वो एकेश्वरवादी लोग थे। एकेश्वरवादी थे और बेसिकली प्रकृति पूजा थी। ऋग्वैदिक यानी शुरुआती वैदिक सभ्यता में प्रकृति पूजा थी। अग्नि है, जल है, हवा, वायु है, इन सब की पूजा होती थी। तो और साथ ही साथ अपकारी जो शक्तियां हैं, मतलब जैसे जिनसे अनिष्ट होता है, ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी हम लोगों को मिलता है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, अर्थात ऋग्वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें कर्म कांड का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें पूजा पाठ करने का, व्रत का, यज्ञ का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो जिन लोगों को लगता है कि वो लोग पुराने सनातन संस्कृति से संबंधित हैं, तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में कहीं से भी पूजा पाठ, यज्ञ, बलि, व्रत, मूर्ति पूजा ये सब नहीं है।
तो अगर आप ऐसा आज करते हैं, आज आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं, आज आप व्यर्थ रखते हैं, आज आप कर्मकांड करते हैं, आज आप यज्ञ करते हैं, आज आप व्रत रखते हैं, तो आप सनातन संस्कृति के और आरंभिक वैदिक जो ऋग्वैदिक सभ्यता में जो चीज़ें थी ओरिजिनली, आप उसको मानने वाले नहीं हैं। यानी आप जिन चीज़ों को मान रहे हैं वो मूल वैदिक संस्कृति में नहीं थी। तो आप सभी लोग अपना मूल्यांकन करिए कि हम जो लोग दावा करते हैं कि हम सनातन वैदिक आर्य संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जबकि सनातन वैदिक आर्य संस्कृति में आपको कहीं भी मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास, बलि, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ का कोई उल्लेख, कोई उसकी चर्चा नहीं मिलती है। और जिन भी लोगों को ये सब पढ़ना है वो लोग सभी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हमें बहुत सारी शुरुआत में चीज़ें एक मानवीय आधार पर हम लोगों को अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें जो समस्या और विकृतियाँ आई बाद में, जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है, उसमें जाकर के क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जाकर के यज्ञों का, बलि का, पाखंडों का, अंधविश्वासों का, छुआछूत का, और कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ वर्ण व्यवस्था का, जिसमें कुछ लोगों के हाथ में शासन सत्ता और शिक्षा चली गई और बाकी समाज पूरी तरीके से बाहर होता चला गया, वंचित होता चला गया। तो ये हमारा ऋग्वेद के आधार पर हमारा जो भारतीय जो एक इतिहास का कालखंड है उसकी हमने चर्चा की 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में। आप सभी लोग चाहें तो ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप ऋग्वेद जैसे ग्रंथों को पढ़ें, आप सामान्य इतिहास में भी इसको पढ़ सकते हैं। गूगल पे जाकर के, इंटरनेट पे जाकर के भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इन सब से आपको ये जो विश्वास है, शेषनाग के फन पे पृथ्वी है और उस देवता के पसीने से ये पैदा हो गया, उसके रोने से वो पैदा हो गया, ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। अगर आप इतिहास पढ़ लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो आवश्यक है कि हम बहुत सारी चीज़ों में क्या है कि मूल ग्रंथों और मूल चीज़ों को नहीं पढ़ पाए हैं, इतिहास को हम तार्किक रूप से नहीं समझ पाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के दिमाग में एक भ्रम और कन्फ्यूज़न आज भी है। जैसा मैंने कहा कि वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है आपकी कर्मकांडी है, और कर्मकांडी चीज़ों को अगर आज हम अपने जीवन में पूजा पाठ और इत्यादि के रूप में करते हैं तो हम वैदिक सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम कुछ और लोग हैं, यानी हमने कुछ और चीज़ अपना ली है। तो ये ऐसा दावा करना अपने आप पे नहीं है। इसके बाद कहा उत्तर वैदिक काल कितने समय बाद आया, तो लगभग 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल का समय रहा और 1000 से लेकर के 600 BC तक फिर भारत में आया उत्तर वैदिक काल का समय। अगर इस बीच में आपका यहाँ से कोई सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो वो आप ऐसा सवाल या जानकारी यहाँ रख सकते हैं। कई बार साहित्य ने कई बार भ्रम पैदा किए हैं, चीज़ों को मिक्स किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो गुप्त शासक थे, गुप्त काल के जो राजा थे, गुप्त काल का समय माना जाता 300 से लेकर के 600 AD, 300 AD से 600 AD के बीच में। तो उस समय एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था गुप्त काल में जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप लोग उसका नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे और उसमें से एक उसका दरबारी कवि था, उसका नाम था कालिदास। कालिदास का आपने नाम शायद सुना होगा। तो कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ऊपर एक नाटक लिखा और कालिदास ने चंद्रगुप्त के जो बेटा था उसके ऊपर एक नाटक लिखा था। उसमें उन्होंने अपने राजाओं की इतनी ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया, उतना ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया कि वो राजा अपने आप को देवता समझने लगे। तो जो साहित्यकार थे, खास करके प्रशस्तिकार, उन लोगों ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की, ऐसे ऐसे काव्यों की रचनाएं की जिनके माध्यम से राजा का या कोई भी व्यक्ति जो उनका आश्रय दाता था उसको ही लोगों ने भगवान बनाना शुरू कर दिया। तो इतिहास क्या है, इतिहास इन सब चीज़ों को खंगालता है और वो सारी चीज़ें वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमें स्पष्ट नज़र आती हैं। कुछ आपने मेघराज जी ने शायद पूछा कि खान पान क्या था, तो
वैदिक सभ्यता में आपको पता है कि जौ के खीर भोजन बनाना और खीर इत्यादि का प्रयोग वो लोग करते थे। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में आप पाएंगे कि बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी, और ख़ास करके आर्यों को लेकर के सभी इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आर्य जो लोग थे वो मांसाहार करते थे, बड़ी संख्या में मांसाहार करते थे। और जो वेदों में लिखा हुआ उसके आधार पर आप चलेंगे तो आप कल्पना कर लीजिए वो सब कुछ ग्राह्य था उनके लिए, तो वो उनका खान पान था। और बाद में जो चीज़ें हैं, बाद में आप देखिए वैदिक सभ्यता में जो कर्मकांड आया, उस कर्मकांड से बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाने लगी, और उसी के विरुद्ध में जाकर के जैन और बौद्ध आंदोलन आए। आप देखना भारत में सबसे ज़्यादा अहिंसा पर किसी धर्म ने काम किया है तो जैन धर्म ने। जैन धर्म तो चींटी को मारना भी पाप समझता था, तो वहाँ का अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म बन गया, जैन धर्म की पहचान बन गया। तो जो वैदिक धर्म में जो पाखंड और कुरीतियाँ आई, जो बलि का कॉन्सेप्ट आया, हजारों लाखों लाख पशु मारे जाने लगे उत्सवों में, यज्ञों में, तो उसी के विरुद्ध बौद्धिक क्रांति हुई। और किसान वर्ग ने मिलकर के ये कहा कि भाई हम लोगों के अगर पशु नहीं रहेंगे तो हम लोग खेती कैसे करेंगे। इसी कारण से जैन और बौद्ध धर्म जैसे धर्म अस्तित्व में आए, और किसानों ने, और आगे चल करके क्योंकि किसानों के माध्यम से ही राजा को भू राजस्व मिलता था, तो किसानों के पक्ष में राजा भी खड़े हुए, और राजाओं ने जैन और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों को आश्रय दिया, उनका प्रचार और प्रसार हुआ। तो आज आप लोग थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से रहता है तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। धर्मेंद्र सिंह ने क्वेश्चन कहा है कि हड़प्पा सभ्यता इतिहास को खुदाई के बाद लिखा गया या खुदाई से पहले भी? हड़प्पा सभ्यता खुदाई के बाद लिखी गई है। 1921 तक भारत में कोई नहीं जानता था कि हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता थी। पूरे भारत में क्योंकि वेद उपलब्ध थे तो पूरा भारत में सभी लोग यह मानते थे कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी है, भारत में आर्य सभ्यता सबसे पुरानी है। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो गई और सारे के सारे नगर मिल गए, तब इतिहासकारों ने और दुनिया के विद्वानों ने स्वीकार किया कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी भारत में हड़प्पा सभ्यता थी। ये क्या घनेंद्र लोधी जी ने कहा है कि क्या उस समय वर्ण व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में आ गई थी। ऋग्वेद में ही पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम मंडल है, उस 10वां मंडल, वो 10वें मंडल में एक सूक्त है, उसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में ही पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है। और उत्तर वैदिक काल में रैम्पेट बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ वर्ण व्यवस्था हो गई थी, और भेदभाव की शुरुआत भारत में उसी ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में आरंभ हो गई थी, और उत्तर वैदिक काल में वो पूरी तरीके से फैल गई थी। मेरी आवाज़, मुझे लग रहा है इंटरनेट ठीक है। आप में से घनेंद्र लोधी जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या किसी और को भी दिक्कत है? मुझे लगता है मेरी तरफ से नेट तो ठीक ही आ रहा है। तो अब हम जब अगला चैप्टर जब हम लोग करेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसमें तमाम वेद हैं, 3 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उसमें सूत्र ग्रंथ हैं उसमें। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी डिटेल में हैं, और उसमें बदलाव कैसे हुआ है कर्मकांडों के माध्यम से, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में। तो आज का हमने टॉपिक छोटा सा ही रखा है ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे जनमानस में प्रचलित हैं कि ब्रह्मा के ये हुए, उनके ये हुए, उनके ये हुए, ये सब पौराणिक और साहित्यिक है। ये सब कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कवियों की, लेखकों की, विद्वानों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें केवल साहित्यिक हैं, और जो एक्चुअल हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वास्तविक इतिहास है। इसका कालक्रम है कि इस समय ये हुआ है, और कोई दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ नहीं थी। कभी भी कोई ऐसा कोई दिव्य व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ना कोई चमत्कार, इस तरह की कोई चीज़ें हुई नहीं है। सिर्फ साधारण मनुष्य हैं,
उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं का विकास किया है। जैसे महाभारत को अगर हम लें तो महाभारत क्या है, दो परिवारों के बीच की लड़ाई है, उसने कवि ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको कर दिया है। बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि वो पूरे विश्व के लोग लड़ रहे हैं उसमें। आप बताइए महाभारत के युद्ध में अमेरिका के कौन से राजा लड़ रहे थे, इंग्लैंड के किस राजा ने भाग लिया था, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कौन लोग लड़ने आए थे। जबकि वर्ल्ड वार 1 और 2 में आप देखेंगे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में तो दुनिया भर के देश लड़ रहे थे। तो कई सारी चीज़ें कहानियों में है, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा करके साहित्य को बेसिकली प्रतिबिंबित कर दिया गया कि समाज ऐसा था। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मनुस्मृति का काल क्या है, महेंद्र एस लोधी जी ने पूछा है। मनुस्मृति का जो कालखंड है वो आपका मौर्य काल के बाद लिखी गई है, जो मौर्योत्तर काल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शुंग वंश और कर्ण वंश के जो लोग थे उन लोगों के शासन काल में मनुस्मृति की रचना की गई। मनुस्मृति वैदिक काल की नहीं है। मनुस्मृति के वैदिक काल के बाद भारत में आया 600 शताब्दी का आंदोलन, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का काल आया। उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें हर्यक वंश, नंद वंश और मौर्य वंश थे। और मौर्य वंश के बाद फिर भारत में कुछ समय तक मौर्योत्तर काल रहा जिसमें छोटे छोटे कुछ वंश आए। और बाकी जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर भारत है, वहाँ पर कुछ विदेशी शक्तियाँ, ग्रीक, यवन, ये लोग आए। और उसके बाद उस समय ये मौर्योत्तर काल में ये ग्रंथ लिखा गया था मनुस्मृति, मौर्य काल के बाद का। एक सवाल आपने पूछा है भंवर सिंह नरबरिया जी ने कि आदरणीय, कल मैं आपका सेशन नहीं सुन पाया था। मेरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है कि वो मुरा नामक एक कोई स्त्री थी, उसका पुत्र था। और चरवाहा जो है उसको चरवाहा कहा गया था वहाँ पे, कि कोई चरवाहे का बच्चा था, मतलब जो भेड़ बकरी और ये सब चराते हैं उनका बेटा था। तो आप ये समझिए कि या तो जो लोग मानते हैं मौर्य समाज, मौर्य कुशवा समाज के लोग, कि वो उनके पूर्वज थे। इतिहासकारों में जातियों को लेकर के उस समय कोई बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं था उस समय मौर्य काल में। तो संभव हो सकता है कि ये वाला एंगल जो आज मौर्य कुशवा समाज है इसके वो पूर्वज रहे हो, लेकिन जो ग्रंथों में जो उल्लिखित है वो उसमें उनको चरवाहा का पुत्र कहा गया है, कि कोई चरवाहे का बेटा था जिसको इस तरीके से वो शासक बना। तो ये जानकारी है। बाकी ये बहुत हद तक संभव है कि जो मौर्य समाज, जो आज भारत में मौर्य समाज है, उसी के वो आदि पूर्वज हों। लगभग यही संभव है। ये आया है रामायण में, जिक्र आया मनुस्मृति का। देखिए रामायण के बारे में ये महेंद्र एस लोधी जी है कि रामायण, दुनिया में 200 तरह की रामायण है, किसी ने लिखी है अपने तरीके से, किसी ने अपने, तो उसके बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते। वो अपना अपना, उनके लेखकों का अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई और सवाल इस बीच में? अगर ऋग्वेद और ऋग्वेदिक कालीन साहित्य, ऋग्वेदिक कालीन अच्छा, कुछ लोगों के साथ में नेट की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है इंटरनेट को लेकर कोई समस्या हो रही है, क्योंकि अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ वो वाईफाई से ले रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी स्पीड का वाईफाई है। और पता नहीं इसके बाद भी इसमें डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो और कई और लोगों ने भी कहा है, तो इट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया में नेट को लेकर के कहीं ना कहीं उसकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी डाउन की गई है। इस कारण से कई जगह लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कोई नहीं, हम लोग बहुत आराम से सेशन रख रहे हैं, छोटे छोटे सेशन, ताकि सभी लोगों को चीज़ें आसानी से स्पष्टता के साथ मिलती रहे। अच्छा, जितनी हमने आपसे चर्चा की है, ये सारी चर्चा आप चाहें तो इंटरनेट से या किसी भी छोटी सी किताब से पढ़ भी सकते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या है। मेघराज सिंह जी, क्या सवाल है आपका? लास्ट डे था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोगों के जो सवाल है वो क्लियर नहीं हुए हैं। पुष्पेंद्र राजपूत का कहना है कि उनका नेट नहीं चल रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हुई है सेशन को देखने में। हरिमोहन राजपूत जी ने कहा है कि गुहराज निषाद का भी उल्लेख मिलता है रामायण में। तो मैंने आपसे जैसा कहा कि रामायण जो ग्रंथ है वो बहुत लोगों ने लिखा है। वाल्मीकि ने लिखा है, कंबन ने लिखा है, बाद में चल के तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। बहुत सारे लोगों ने रामायण लिखी है अपने अपने तरीके से। तो रामायणों को लेकर के
अभी तक कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि वैदिक साहित्य में, क्योंकि वैदिक साहित्य के आधार पर इतिहास का निर्धारण किया गया है, उसमें निषाद शब्द का, निषाद जाति का उल्लेख उसमें मिलता है। नहीं, भंवर सिंह नरवालिया जी का कहना है कि एक सीरियल आया था, उस सीरियल में उनको क्षत्रिय दिखाया गया है। बेसिकली जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है, उस वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति शासन करता था उसकी कैटेगरी क्षत्रिय वो मान लेते थे। तो मैंने जैसे कहा कि मौर्यकाल बहुत पहले का है और जो ग्रंथ लिखे गए बहुत बाद के हैं। ग्रंथ जो जैसे वैदिक जो ग्रंथ हैं, सारे के सारे वैदिक ग्रंथ जो लिखे गए वो गुप्त काल में लिखे गए हैं। तो उस समय क्या 1000 साल पहले क्या स्थिति होगी हम कुछ कह नहीं सकते। 1000 साल बाद अगर कोई आदमी लिखता है तो अपना दिमाग लगाएगा, उसमें अपने हिसाब से लिख देगा, अल्टर कर देगा, चीज़ों को परिवर्तन कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन संभव है कि जैसा रहा हो वैसा ना लिखा गया हो सकता है उसको बढ़ा चढ़ा करके अपने तरीके से एडजस्ट किया गया हो। लोधी उर्वेंद्र सिंह शीला देवी ने कहा है कि कौन सी किताब सही रहेगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। एनसीईआरटी की 6th की, 7th की, 8th की, 9th की बुक्स पढ़िए। आपको दुनिया का, भारत का बेसिक इतिहास, बेसिक भूगोल, बेसिक राजनीतिक व्यवस्था, बेसिक आपका इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें वो रिसर्च बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी कोई भी लिख देता है, उसमें पूरी एक टीम होती है रिसर्चर की, और वो जो रिसर्चर की टीम है वो सारी चीज़ों की पड़ताल करके एक्चुअल फैक्ट लेके आती है, लिखती है, और उसको फिर नेशनल काउंसिल जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अप्रूव करती है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर उसको यूजीसी अप्रूव करता है। भगत सिंह लोधी ने सवाल पूछा है कि लोधी किस कालखंड का शब्द है। अगर जाति के आधार पर बात करें तो अभी तक मुझे इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मतलब मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मुझे अभी तक इसके बारे में कोई ऐतिहासिक ग्रंथ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऋग्वेद में जरूर लोधम शब्द एक बार आया है, लेकिन वो लोधम शब्द किसी और रूप में प्रयोग हुआ है। आप चाहें तो उसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। वो जाति या किसी समुदाय के लिए नहीं है। वो जो लोधम शब्द ऋग्वेद में किसी और वजह से वो प्रयोग हुआ है, और ख़ास करके वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। आप चाहें तो ऋग्वेद को पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता पर हमने जो चर्चा की है संक्षिप्त में की है, लेकिन हमने आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में की है ताकि ऋग्वैदिक कालीन इतिहास को और उस सभ्यता के बारे में सब लोग परिचित हो पाएँ। वो इंजीनियर भुवनेश, इसके ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग इसकी जानकारी आप सब लोगों को देंगे जैसे ही कभी समय मिलता है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है, लेकिन लाइब्रेरी एक्सेस करने का समय हम लोगों को नहीं मिलता है। इस कारण से इंटरनेट के माध्यम से या जो हम लोगों को खुद जानकारी है वही हम लोग शेयर कर पाते हैं। कभी अगर ऐसे मुझे 10-20 दिन का समय मिलेगा तो मैं अलग अलग लाइब्रेरीज में जा कर के पुराने रिकॉर्ड उठा के पढ़ूंगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। इसमें जो एक चीज़ है, सत्यपाल सिंह राजपूत ने कहा है कि क्या लोहे की खोज भी आर्यों के द्वारा की गई थी। ऐसा कहीं भी स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि लोहे की खोज आर्यों के द्वारा की गई, लेकिन ऐसा जरूर लिखा गया है कि वो आर्यों के द्वारा लोहा प्रयोग किया जाता था, वो लोहे का प्रयोग करते थे। लोहे का जो प्रयोग है बेसिकली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े पैमाने पर किया गया भारत में, खास करके जो गौतम बुद्ध और उनके जो एरियाज थे उस एरिया में बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया, और मगध आगे चल कर के मगध में लोहे का प्रयोग किया गया। तो इसका आविष्कार किसने किया इसके बारे में तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन, खास करके ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के अंतिम चरणों में आकर के लोहे का प्रयोग होने लगा था। जैसा हड़प्पा में कांसे का और टिन, तांबा, चांदी का प्रयोग होता था, उस प्रकार से यहाँ पर आकर के लोहे का प्रयोग हमको दिखाई देने लगा था। ऋग्वेद को लेकर के कोई और, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता को लेकर के अगर कोई आपके मन में कोई और सुझाव या कोई सवाल आता है तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि आज हम अपनी चर्चा केवल ऋग्वैदिक काल तक रखेंगे। कल हम उत्तर वैदिक काल और बाकी जो वैदिक जो साहित्य है उसमें जो वर्णित भारत है उसकी चर्चा करेंगे।
मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। पहली चीज़ तो यह कि भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, ये बिल्कुल स्पष्ट रखें। कहीं से भी आप लोग अपने दिमाग में ये भ्रम ना पालें कि ये आर्य सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ें एविडेंस के रूप में उपलब्ध हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल ग्रंथों के आधार पर, उनकी व्याख्या करने के आधार पर आधारित है। उसके बारे में फिजिकल एविडेंस हमारे सामने बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लियर? समय मुझे लगता है आज सेशन जल्दी हो गया हमारा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 1 घंटे में ही हो गया। 1 घंटे में हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। हमने 7:30 का टाइम डिसाइड किया था और लगभग 8:30 का समय होने वाला है। तो छोटा सा टॉपिक हमने रखा था और धीरे धीरे करके हम चलेंगे ताकि लोगों को पुराना इतिहास ठीक से मालूम पड़ जाए। क्योंकि मॉडर्न जो हिस्ट्री है, खास करके ब्रिटिश काल में भारत में क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास है उसी में भ्रम है। प्राचीन इतिहास में आपको बहुत सारी काल्पनिक कथाएं मिलेंगी जिनको लोग इतिहास माने बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में साइंस और वैदिक काल में साइंस इत्यादि को लेकर के कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं हुए थे, लेकिन हाँ बाद में उसमें ये लिखा मिलता है कि रथ इत्यादि नाव वगैरह का प्रयोग करते थे। तो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हम लोगों को वहाँ दिखाई देती हैं। लोधी अनिल वर्मा ने कहा है कि इतिहासकार ऋग्वेद किसके द्वारा लिखित बताते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ऋग्वेद और बाकी जो वैदिक ग्रंथ हैं, इन सबका लेखन गुप्त काल के राजाओं ने अपने संरक्षण में अपने यहाँ रहने वाले कवियों और लेखकों के माध्यम से करवाया है। भगत सिंह लोधी का कहना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्यों की क्या भूमिका थी। भगत सिंह लोधी जी, मौर्यों का जो काल है वो आर्यों के बाद का काल है। तो आपका जो सवाल है वो सवाल आपका ठीक नहीं है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य का पतन बेसिकली 2-3 कारणों से हुआ था। उसकी चर्चा हम लोग जब मौर्य काल पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा सेशन था आज का और हम लोग यहीं रखते हैं। आप सभी लोगों का डिनर का टाइम होगा, कई लोगों ने अभी खाना भी नहीं खाया होगा, बहुत सारे लोग भोजन का इंतजार कर रहे होंगे। और आज हमने जल्दी समय निकाल करके एडजस्ट करके 7:30 पर सेशन आरंभ कर दिया कि 7:30 से 8:30 चर्चा कर लेते हैं। और शाम को हम लोग हर रोज़ प्रयास करेंगे कि शाम को एक सेशन हम लोग हिस्ट्री पर जरूर रखें। अगर हम प्राचीन इतिहास को ठीक से समझ गए तो जो मध्यकालीन इतिहास है और जो आधुनिक इतिहास है इसको समझना बहुत आसान है। नहीं, सत्यपाल सिंह राजपूत ने कहा है कि पक्की ईंटों का और इन सब का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा के लोगों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। इवन आप अगर देखिए कि हड़प्पा के लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जितना उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है उतना अब जाके मनुष्य करना सीख पाया है। वो सबसे एडवांस लोग थे। तो पूरे भारत के इतिहास में आप देखें तो हड़प्पन लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे। नरवरिया साहब, भंवर सिंह नरवरिया जी, कल सुबह हम लोग संविधान पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। संविधान का हमारा सेशन फिक्स है सुबह 8:15 बजे, और सुबह 8:15 बजे कल हम लोग चर्चा करेंगे संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आर्टिकल 51A 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे संविधान के भाग 5 की ओर, और संविधान के भाग 5 में हम लोग कल से पढ़ना आरंभ करेंगे भारतीय संसद, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सर, ग्रंथ ऑथेंटिकेशन, ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ के बारे में कभी नहीं कहा जा सकता कि वो ऑथेंटिक है, क्योंकि ग्रंथ तो लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने जितने सवाल किए, जितनी जिज्ञासाएं आपके मन में उठी, लगभग हमने सभी की का समाधान, सभी का जवाब देने का प्रयास किया। धर्मेंद्र सिंह
आज़ाद का कहना है कि हड़प्पा की, अरे आप जाइए, आप धौलावीरा जाइए, आप राखीगढ़ी जाइए, आप बनवाली जाइए, आप लोथल जाइए, आप हड़प्पा सभ्यता की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ खुदाई में जो मनके मिले हैं, बाट माप नाव सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी का एक विजिट हुआ था राखीगढ़ी, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें देख के आए हैं कि किस किस तरीके से वहाँ चीज़ें हुआ करती थी। आप सब देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सारे एविडेंस आप देख सकते हैं आज भी। कल मॉर्निंग में हम लोग 8:15 बजे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आरंभ करेंगे। पहला हमारा छोटा सा टॉपिक होगा भारत के संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, और उसके बाद हम लोग जाएंगे संविधान का भाग 5 की कल शुरुआत करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे संसद, इंडियन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का सबसे शीर्ष व्यक्ति होता है भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे और उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री और सरकार कैसे बनती है, ये सारी चर्चाएं हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो कल के सेशन में कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक हम लोग कंप्लीट कर लें। 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग में, 8:15 बजे। 8:15 बजे हम लोग संविधान पर सेशन लेंगे, और कल शाम को 7:30 या 8 बजे मैं डाल दूंगा फेसबुक पे, आप लोग 7 बजे अपनी फेसबुक खोल के देख लीजिए। शाम को 7:30 या 8 बजे हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास पर, जिसमें कल का टॉपिक होगा उत्तर वैदिक कालीन इतिहास। क्लियर? तो मुझे लगता है अब समय हो गया है। कोई बात नहीं, तो आज की परिचर्चा को विराम करते हैं। आप सब लोग भोजन करिए, आराम करिए, और महत्वपूर्ण समय जो आपको मिला है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, वो समय आप अपने परिवार के साथ बिताइए। बैठिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मुझसे बातें करिए, बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि जब हम लोग कामों में बिजी हो जाते हैं तो कभी फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अवसर हम लोगों को नहीं मिल पाते इतना समय परिवार के साथ देने के लिए। तो इस समय को आप क्वालिटी टाइम के रूप में बिताइए। आप सभी लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस सेशन को आपने इंटरेक्टिव बनाया। आपने सवाल बीच बीच में पूछे, अपनी जिज्ञासाएं आपने रखी। तो जब हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, ज़्यादा रुचिकर लगती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं। तो पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।